वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाता होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। चाय में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? थियोब्रोमाइन की, निकोटीन की, फ्लेवोनाइड की या कैफीन की? इसका सही जवाब होगा डी, कैफीन की। कैफीन से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं कि कैफीन की मात्रा अधिक लेने के बाद नींद बहुत कम आती है और शरीर में ज़्यादा यूरिन की रिलीज होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। आप अक्सर देखते होंगे कि एग्ज़ाम में आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, उसी टाइप का क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। चलिए आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चाय में सबसे अधिक पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टेनिक अम्ल? इसका सही जवाब होगा डी, टेनिक अम्ल। टेनिक अम्ल से संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं। इससे जुड़ा हुआ जानकारी मैं आपको बता दूं कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। अगर आपसे इसके बारे में इसका पूछा जाए इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है वो C7H5 2O46 होता है। इसका कुछ लंबा चौड़ा सूत्र होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे देख लें। हो सकता है कि आपको किसी एग्जाम में इसका सूत्र पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं C7H5 2O46। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है या बोरोन है? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। आप मेरे साथ आप भी इस टेक्स्ट बुक में अपना जवाब लगा सकते हैं। आप अपना देख सकते हैं कि आप जो सेट लगा रहे हैं उसमें आपका कितना सही हुआ है। ये 30+ इसमें क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। इसमें आपको देखने हैं कि 30+ में अगर आपका स्कोर 25+ आता है तो आप बेहतरीन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। कार्बन होगा, मैग्नीशियम होगा, हाइड्रोजन होगा या बोरोन होगा? इसका सही जवाब होगा सी, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाई जाने वाली तत्व है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1766 ईस्वी में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, एक सवाल बन सकता है कि हाइड्रोजन की जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो जो किया गया था वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाता होगा कि खोजकर्ता भी पूछा जाता है और कब खोज की गई थी वो भी पूछा जाता है। चलिए इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपको मिलेगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको वैसे ही क्वेश्चन लाता है जो आपको अक्सर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जिस तरह का आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे तो देखते होंगे कि आप लोग जब भी अपनी सीट पे एग्ज़ाम दे रहे होते तो उस वक्त क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसका जवाब ए होगा या बी होगा। उसमें क्या करते हैं आप लोग, अक्सर उस जवाब में आप गलत कर बैठते हैं कन्फ्यूजन में। वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप मेरा केडी क्रिएटिव पॉइंट के माध्यम से आपको वैसे ही
क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, और आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं मेरे वीडियो को देख के, तो उसमें आपको इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं सवाल को। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है? उसमें क्या पूछा गया था? 3 नंबर के क्वेश्चन में पहला पूछा गया था, इसमें दूसरा पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, हीलियम है या ऑक्सीजन है? इसका सही जवाब होगा हीलियम। सी इसका सही जवाब होगा। हीलियम का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो परमाणु क्रमांक इसका जो होता है वो 2 होता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कुछ अलग टाइप का मिलेगा आपको। इससे गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं वो किस तत्व के कारण? क्लोरीन के कारण, आयोडीन के कारण, ब्रोमीन के कारण या फ्लोरीन के कारण? इसका सही जवाब होगा बी, आयोडीन के कारण। आयोडीन से संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको और भी बता दूं। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, और आयोडीन का अगर नियमित रूप से सही मात्रा में लिया जाए तो शरीर के लिए बहुत ही वो लाभदायक है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है या आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे गर्भपात का होना, बच्चे का शारीरिक विकास को रुक जाना या बच्चे का मंदबुद्धि होना। ये सब जो होती है कमी, ये आयोडीन की कमी से होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आपको देखिए सेम 6 नंबर के क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आयोडीन से ही संबंधित। आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? मैं ठीक इससे पहले मैं आपको बताया था कि आयोडीन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षित मानी जाती है। चलिए देखते हैं। 42 ppm, 50 ppm, 40 ppm या 30 ppm? इसका सही जवाब होगा डी, 30 ppm। यानी आयोडीन की जो सुरक्षित मात्रा मानी जाती है वो है 30 ppm। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए देखते हैं सवाल। रक्त में पहला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? रक्त में जो पदार्थ पाया जाता है उसमें वो पहला पदार्थ कौन सा है जो पाया जाता है? श्वेत रक्त कणिका कोशिकाएं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं या रुधिराणु? इसका सही जवाब होगा 7 का बी, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा पाया जाता है, यानी पहला जो पदार्थ होता है रक्त में वो प्लाज्मा होता है। आंशिक रूप से यह आयनीकृत एक गैस भी है प्लाज्मा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। रक्त में दूसरा पदार्थ कौन सा पाया जाता? पहला पदार्थ पूछा गया था तो वो तो प्लाज्मा हुआ था। अब देखते हैं दूसरा पदार्थ अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। एग्जामिनर क्या होता है कि डीपली क्वेश्चन आजकल पूछने लगा। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक फॉर्म पे 100 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं, और उस भीड़ को छांटने के लिए एग्जामिनर क्या कर रहा है कि डीपली क्वेश्चन डाल रहा है, ताकि भीड़ को छांटा जा सके और जो कैंडिडेट डीपली तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छी पूर्वक उसका रिजल्ट बन पाए। चलिए, श्वेत प्लाज्मा होता है, रुधिराणु होता है, या WBC होता है, या RBC होता है? इसका सही जवाब होगा 8 का सही जवाब होगा बी, रुधिराणु होता है। रुधिराणु होता है। चलिए चलते हैं। रुधिराणु जो होता है आपको मैंने बताया था वो दूसरा होता है, वो लाल रक्त में ये जो पाया जाता है 99% होता है ये रुधिराणु।
चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सोयाबीन का वनस्पति नाम क्या है? कुछ एग्जाम में वनस्पति नाम भी पूछ लिया जाता है, पौधे का या किसी फल का या क्या कहता है किसी जानवर का, इस सब का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति नाम पूछा जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन लाया हूँ सोयाबीन से संबंधित, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। डोलिकोस लेबलेब या लाइसिन मैक्स या एरेकिस हाइपोजी या फेसिओलस, इसका सही जवाब होगा 9 नंबर का ग्लाइसिन मेकस, यानी बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इससे ही संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली जितने भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। केडी क्रिएटिव पॉइंट वैसे ही क्वेश्चन लेके आता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। सोयाबीन किस कुल का पौधा है? थैलोफाइटा समूह, सिनकोना समूह, ल्यूग्नीमिनेसी या ब्रायोफाइटा, इसका सही जवाब होगा सी लेग्यूमिनेसी कुल का जो पौधा होता है वो होता है सोयाबीन। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। भूमि लगान रहित होती है, पठारी भूमि, मरुस्थलीय भूमि, दलदली भूमि या सीमांत भूमि। भूमि लगान जो रहित होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे या क्या कहा गया है? उसे जो कहा गया है सीमांत भूमि, यानी इसका सही जवाब होगा डी। सीमांत भूमि इसलिए कहा गया, वो जो भूमि है वो कम कृषि मूल्य की होती है, और ये जो भूमि होती है सीमांत भूमि बहुत ही लाभदायक होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? दीर्घ किसान, लघु किसान, वृहद किसान या सीमांत किसान? इसका सही जवाब होगा डी। सीमांत किसान उसे कहा जाता है। जिस किसान को 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत किसान कहा जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कल्याण सोना एक किस्म है, वो किसकी किस्म है? बाजरा की, गेहूं की, धान की या मकई की? इसका सही जवाब होगा गेहूं की, बी इसका सही जवाब होगा। गेहूं से संबंधित आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेहूं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है वो कौन सा राज्य है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन जो राज्य है वो है यूपी। यूपी के बाद दूसरा स्थान आता है पंजाब का, पंजाब के बाद तीसरा स्थान आता है हरियाणा का। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है यूपी। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन के आ सकता है, इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें। ऐसा नहीं होता है कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिले। जो मैं आपको इससे जुड़ा हुआ आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ फैक्ट, वो भी आपको आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्म है, वो किसकी किस्म है? मक्का की, बाजरा की या जौ की या धान की? इसका सही जवाब होगा डी, धान की। अगर आपसे ये पूछा जाए जो धान जो है, धान की सबसे बड़ी किस्म जो होती है राजाइज
होती है। अगर वो किस्म का अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो वो 644444 होता है, यानी 6444 होता है। यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ धान की किस्म होती है। अगर आपसे पूछा जाए जो धान की पैदावार जो होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद अगर दूसरा स्थान आता है यूपी का और तीसरा स्थान आता है आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है तब घटता है, या घटता है पहले घटता है तब बढ़ता है, या बढ़ता है? इसका सही जवाब होगा डी, बढ़ता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बढ़ जाता है वो। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्बन प्रतिरोध पर तापमान की वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है पहले घटता है तब बढ़ता है, पहले बढ़ता है तब घटता है, या घटता है? इसका सही जवाब होगा घट जाता है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको साइंस से ही संबंधित, मेरे साइंस के बहुत सारे लेक्चरर जो हैं को इस तरह के सेट आपको मेरे प्लेलिस्ट में केडी क्रिएटिव पॉइंट के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जो है ना आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर और बीपीएससी के क्वेश्चन सारे आपको इस तरह के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको साइंस और आर्ट्स पेपर के जो भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। प्रासरव तरंगों को उत्पन्न करता है, वो कौन सा पक्षी है या जानवर है जो प्रासरव तरंगों को उत्पन्न करता है? चमगादड़ है, कोयल है, पेंगुइन है, या शुतुरमुर्ग है? इसका सही जवाब होगा ए, यानी चमगादड़ है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ये प्रासरव तरंग उत्पन्न करके चमगादड़ क्या होता है, वो अपने रास्ता को बनाता है और उसी माध्यम से वो उस पर चलता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। प्रासरव तरंगों का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में पेड़ पौधे को नष्ट करने के लिए, कीटों को नष्ट करने के लिए, या चमगादड़ को उत्पन्न करने के लिए? इसका सही जवाब होगा कीटों को नष्ट करने के लिए, यानी सी इसका सही जवाब होगा। और प्रासरव तरंगों का जो प्रयोग किया जाता है रंग बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्रासरव तरंगा का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है, आप उसको डिटेल से पढ़ लें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अवरक्त तरंगों की खोज किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने, या विलियम बेंटिंक ने, या विलियम हर्शेल ने? इसका सही जवाब होगा विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल आपको डी में देखने के लिए मिल जाएगा, इसका डी सही जवाब होगा। विलियम हर्शेल के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि विलियम हर्शेल जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। यूरेनस ग्रह की खोज जो किया गया था वो विलियम हर्शेल के द्वारा ही किया गया था। अगर आप से उसका जन्म के बारे में पूछा जाए कि उनका जन्म कब हुआ था, वो 15 नवंबर 1738 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, वो भी जर्मनी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने,
लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मैकाले ने या लॉर्ड मियो ने? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड हार्ड्स ने। इसका यानी ए सही जवाब होगा। लॉर्ड हार्ड्स के बारे में पूछा जाए तो उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1857 ईस्वी को, वो भी जर्मनी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जल में परिपरक नली का चमकना उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है? अर्ध आंतरिक परावर्तन का या अपवर्तन का या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, डी इसका सही जवाब होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, हीरा जो चमकती है, चमकना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण। रेगिस्तान में आप देखते होंगे बालू जो चमकीला दिखाई देता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। कांच चटकने के बाद उसका जो भाग चमकीला दिखाई देता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण चमकीला दिखाई देता है। आपके एग्ज़ाम में ये कुछ भी आ सकता है, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में बालू का चमकना या शीशे का चटकना, ये सब जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वो चमकती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ मिलेगा देखने के लिए। सूखा बालू चमकीला किस कारण से दिखाई देता है? देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अर्ध आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? इसका सही जवाब होगा परावर्तन के कारण, बी इसका सही जवाब होगा। दर्पण में हम लोग जो तस्वीर देखते हैं उसका जो परावर्तन होता है, इस वजह से ही हम लोग दर्पण में तस्वीर देख पाते हैं। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं दर्पण का तस्वीर पर दिखाई देना वो परावर्तन के कारण होता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते। परावर्तन से ही संबंधित आपको अगला सवाल देखने के लिए मिलेगा। प्रकाशीय गेज कार्य किस सिद्धांत पर करता है? अध्यारोपण के सिद्धांत पे, ओपन ओपेरियन सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पे या परावर्तन के सिद्धांत पे? इसका सही जवाब होगा डी परावर्तन के सिद्धांत पे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कार की हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा दर्पण है जो कार के हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, परवलयिक दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण? इसका सही जवाब होगा बी परवलयिक दर्पण, इसका सही जवाब होगा। इसका प्रयोग जो किया जाता है वो फ्लैश लाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट में भी किया जाता है, और स्टेज में जो शादी विवाह होती है या किसी का प्रोग्राम होता है किसी का, उसमें जो स्टेज शो में जो लाइट लगाई जाती है उसमें भी परवलयिक दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। 3D फिल्म देखने वाले चश्मे में प्रयोग किया जाता है परवलयिक लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइड लेंस। इसका सही जवाब होगा डी पोलराइड लेंस। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, या बढ़ता है या घटता है? इसका सही जवाब होगा डी यानी घटता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा।
केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके वैसे ही क्वेश्चन लाता है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। किसी और चालक को गर्म करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा? इसका सही जवाब होगा डी, यानी बढ़ेगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको परमाणु से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, परमाणु विखंडन या परमाणु रिएक्टर? इसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन, यानी बी इसका सही जवाब होगा। नाभिकीय विखंडन वो प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, उसे ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको परमाणु से ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है? परमाणु रिएक्टर, परमाणु विखंडन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? इसका सही जवाब होगा डी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से संबंधित मैं आपको जानकारी बता दूं और आपके याददाश्त के लिए बता दूं कि सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको आदर्श गैस से मिलेगा देखने के लिए। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणुक आयन होता है, वो कितना होता है? 22.42 लीटर, 23.88 लीटर, 34.67 लीटर या 22.36 लीटर? इसका सही जवाब होगा 22 यानी ए इसका सही जवाब होगा। 22.42 लीटर होता है आदर्श गैस नियम के अनुसार उनका आणुक आयन होता है, वो 22.42 लीटर। केडी क्रिएटिव जो आपके लिए क्वेश्चन लाता है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता है। जो आपके एग्ज़ाम में आए वही क्वेश्चन आपके लिए लाता है, वो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। क्या होता है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किसी यूट्यूब के माध्यम से आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन केडी क्रिएटिव के पॉइंट पे आपको इसी तरह का वीडियो साइंस और आर्ट्स पेपर का देखने के लिए मिलेगा जो सिमिलर टाइप का हो। जिस तरह से आप एग्ज़ाम में जाते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप कंफ्यूज करने लगते हैं और उसमें अपना स्कोर सही पूर्वक नहीं कर पाते हैं कंफ्यूज होने के चक्कर में। लेकिन केडी क्रिएटिव पॉइंट जो है ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखते हुए कि जो अक्सर जो स्टूडेंट क्या होता है कि आप लोग जो कंफ्यूज होते हैं वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन लाता है जो सिमिलर टाइप का देखने में भी लगे और सिमिलर टाइप का मिलता जुलता भी रहे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल कितनी होती है? 34.3 लीटर, 21.1 लीटर, 23.2 लीटर या 22.4 लीटर? इसका सही जवाब होगा डी, 22.4 लीटर। इससे पहले इसका जवाब क्या आया था आपको मैं दिखा दूं, फिर से दोबारा आपको मैं दिखा दूं। इसका जवाब जो आया था वो आया था 22.42 लीटर। और इसमें क्या एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल की कितनी होती है? तो वो जो होती है वो होती है 22.4 लीटर। देखिए ना किस तरह से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बना दिया है इसको, और इस थोड़ा सा क्या एक अंक को हटा दिया गया। इसमें क्या था, उसमें 2 था 22.42 और इसमें क्या है 22.4 लीटर। इसलिए केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको देख रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता है जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। चलिए आगे चलते हैं।
अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।